सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 9 साइंस का जो काफी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आ जाता है, जो कि आता है हमारा चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके करने वाले हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन मींस जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं उसके जो सॉल्यूशंस है उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ मैं आपको दूंगा नोट्स, जिसकी हेल्प से आप अपना एग्जामिनेशन में आप जो आंसर है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है उसको आप बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास कि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मींस आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट आता है जिस पर कुछ अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी, ठीक है, कुछ अनबैलेंस फोर्स लग रही है, बट वहां पर जो नेट है, नेट जो फोर्स आता है वो जीरो फोर्स है, मतलब कि उस पर अनबैलेंस फोर्स लग तो रही है बट जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो आती है। बेसिकली उस पर एक तरह से कोई फोर्स नहीं लग रही। इट इज पॉसिबल दैट द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, अगर अनबैलेंस फोर्स अगर उस पर लग रही है तो क्या वो मतलब कि फिर भी नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है? तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या आता था, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल और अनलेस देयर विल बी अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मींस अगर आपकी कोई बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो जब तक अगर आप उस पर क्या लगाओगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, वो अपनी जो स्पीड है, अपनी जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं करेगी। तो यहां पर ये आता है अगर उस पर कोई भी बाहर से कोई भी फोर्स हम अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी वो क्या करेगी, नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई क्या लगेगी, मतलब कि चाहे उस पर हम बाहर से फोर्स लगाए या ना लगाए वो मूव ही करती रहेगी, वो कभी भी ऐसे रुकेगी नहीं। तो ये आपका सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे उसने पूछा है इफ यस, अगर आंसर यस है, जो कि यस ही है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। मतलब कि अगर नो है तो रीजन प्रोवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा यस ही आता है। तो सिंपल आपका याद आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी। तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाता है। लिखा आप इसको इस तरीके से सकते हो। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है क्वेश्चन आता है क्वेश्चन सेकंड, व्हेन द कारपेट इज बीटन विद द स्टिक। मतलब जो आपका कारपेट है उसको आप स्टिक से बीट करते हो। ये हमने अब जो अपना चैप्टर किया था वहां पर भी समझा था, अब मैं फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगा। डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। मींस जब आप अपने कारपेट को अच्छे से मतलब कि बीट करते हो वहां पर जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका कारपेट हो गया, ठीक है, पूरा एक कारपेट हो गया। इस पर आपने क्या किया, एक स्टिक से किसको क्या किया, मतलब पीटा, मतलब बीट किया, तो इसमें से जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर आ गए। वो कैसे आ गए, आप अपना इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। तो यहाँ पर जो आपकी चीज हो रही है वो आपका लग रहा है मोमेंटम। बेसिकली आप बोल सकते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि यहाँ पर जो चीज़ लगेगी वो लगेगा इनर्शिया, INERTIA। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी टेंडेंसी होती है जो क्या करती है, मोशन का मीन्स चेंज इन मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। अब जो ये आपका कारपेट है और जो इसके अंदर के डस्ट पार्टिकल ये किस टाइप ऑफ मोशन में थे, मतलब बेसिकली ये रेस्ट में थे। बट मैंने जब इस कारपेट पर स्टिक लगाई, मतलब कि मैंने इसको बीट किया, तो जो पूरा कारपेट का जो सरफेस है वो किस चीज़ में आ गया, वो मोशन में आ गया। बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के अंदर क्या थी, इनर्शिया था। उस इनर्शिया की वजह से वो जो मोशन में आया है कारपेट उसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहते हैं, बट कारपेट को मैंने स्टिक की वजह से किस चीज में ला दिया, मोशन में ला दिया। अब जो कारपेट है वो मोशन में आ गया और जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनर्शिया है। तो एक चीज मोशन में आ गई, दूसरी चीज रेस्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो सिंपल सा इसके पीछे का कंसेप्ट आ जाता है। आंसर आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक देन द फाइबर्स ऑफ द कारपेट अटेन्स द स्टेट ऑफ मोशन। मींस जो कारपेट है वो किस चीज़ में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। बट जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में ही रहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इस वजह से डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सारे बाहर निकल के नीचे गिर जाएंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई अ लगेज कीप्ड ऑन द रूफ ऑफ द बस विद अ रोप। मीन्स अगर आप बस में या गाड़ी में किसी भी चीज़ में अगर जा रहे हो, अगर आपने जो सामान है वो ऊपर रख रखा है तो बोलते हैं कि इसको टाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध के रख देना। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बस है, बस आपकी सीधी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आगे चल के ये क्या लेगी, टर्न लेगी। तो यहाँ पर जो बस के ऊपर जो सामान रखा होगा वो किस चीज में है, वो मोशन में आता है। मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इनर्शिया, मतलब जो आपका बैग्स है, जो भी आपका वेट है उसके अंदर क्या होगा,
पूरा इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया क्या होता है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, मीन्स जो अपोज करता है डायरेक्शन का। मीन्स अगर आप एक बस में या किसी भी चीज़ में सीधे जा रहे हो, और अगर बस में ही ले लेते हैं, बस में बैठ के सीधे जा रहे हो, अगर बस आपका लेफ्ट टर्न लेती है तो आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा राइट की तरफ क्या हो जाओगे, झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अपोज कर रही है चेंज इन डायरेक्शन का। तो ऐसी आपका जो बैग्स है इनमें भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन। तो जब आपकी बस क्या है लेफ्ट तरफ जाएगी तो जो सामान है वो उसका अपोज करेगा, तो वो क्या करेगा, वो राइट तरफ जाने की, अगर बस राइट तरफ जा रही है तो सामान लेफ्ट तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस वजह से अगर जो सामान है वो अगर वो लूजली हमने बांध रखा होगा तो वो सारा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इस वजह से बोलते हैं कि जो सामान है वो टाइट बांध के रखना चाहिए। अगर टाइट बंधा होगा तो वो बस से क्या होगा, अटैच में होगा, वो अगर मतलब कि लेफ्ट साइड जाने की कोशिश भी करेगा बट वो जा नहीं पाएगा। तो ये सिंपल सा आपका आंसर आ जाता है। सॉल्यूशन आप मतलब कि किस तरीके से लिखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास चीज़ आती है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विद विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। मतलब एक बैट्समैन है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है, फिर जो बॉल है वो रोल करती है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाती है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, मतलब कि बॉल जो है वो मतलब कि धीरे धीरे स्लो हो गई और फिर स्टॉप हो गई। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर सिंपल जो चीज़ आती है, जो आपकी बॉल थी वो आपकी इस डायरेक्शन में फोर्स उस पर लगी थी, वो चलती जा रही थी, बट जो ग्राउंड है, ग्राउंड उस पर क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस पर बेसिकली क्या लग रही है, एक एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स लग रही है। उस वजह से जो उसकी डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसका अपोज होगा और ये बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट आता है। मीन्स उसने एग्जांपल मतलब कि एमसीक्यू फॉर्म में पूछा है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। ये तो कुछ नहीं होगा भाई, जब वो जितनी बैट्समैन कितनी भी हार्ड हिट कर ले बॉल को, वो फिर भी रुकनी ही है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। मीन्स वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स की। ये बात ठीक है, बट यहाँ पर ये इस चीज़ को कुछ मतलब जस्टिफाई नहीं कर रही। इसको हम चेक करते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मतलब कि बॉल में क्या है, एक तरह से क्या है, अपोजिंग करने का, मतलब कि अपोजिंग द मोशन करने का फोर्स है। तो ये बात हमारी ठीक आती है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड नॉट बी वुड वांट टू कम टू द रेस्ट। मतलब कि ये कुछ पॉइंट है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, मतलब बॉल्स पर क्या है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ। सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, मतलब इसका कोई लॉजिक पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास आता है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, मतलब अपोज कर रही है वो मोशन का। ये हमारा पास सिंपल सा चीज आ जाता है। बिकॉज द बॉल स्लोज डाउन टू द रेस्ट, वही बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर आपका आता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट में से। तो अगर कोई ट्रक है, कोई भी अगर आपका व्हीकल है, वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट में से, एक सेकेंड, हाँ, अगर वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट में से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। वो करता है रोल्स डाउन द हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और उसका क्या आता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन आता है, मतलब ए हमने मान लिया। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, 20 सेकंड में। देखो आपको जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है, जो भी इसमें मैथमेटिकल वैल्यू दी हुई है ना, उनको लिखना स्टार्ट कर दो, वहाँ पर आपका आधा न्यूमेरिकल अपने आप ही सोल्व होना शुरू हो जाएगा। टाइम आपको कितना लगा, 20 सेकंड। फाइंड द एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन निकालना है। तो आपको पता है, देखो एक इसके को साथ साथ हम देख ले, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इट इफ द मास इज 7 टन। आपका जो मास है वो कितना आता है, 7 टन आपका मास आता है। देखो सबसे पहले तो आपको चेक करना है जो सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो सब ऐसा यूनिट में है या नहीं है। जैसे आपका जो वेलोसिटी होगी, जो डिस्टेंस होगा, साथ साथ जो टाइम होगा, वो तो आपका क्या है, सब ऐसा ही यूनिट में है। बट यहाँ पर आपका जो मास है वो 7 टन में दिया हुआ है। तो टन को आप किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 7000, ये किस चीज़ में आ जाएगा, आपका किलोग्राम में आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है। अब देखो एक्सीलरेशन आप क्या निकाल सकते हो, अगर सिंपल में देखा जाए तो a = v प्लस का ut से निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है। बट यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, v की वैल्यू नहीं है। अगर वो बॉडी बाद में जाके रुक जाती या कुछ मतलब वैल्यू हमें दी होती तो v की वैल्यू पता होती है और हम ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है। अब आपको पता है s की हेल्प से भी एक्सीलरेशन निकल सकता है। आप अपना यूज़ करोगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या आती है, s = ut प्लस का हाफ at²। अब s कितना है, वो 400 मीटर है। u कितना है, वो तो 0 है, तो ये वाली सारी क्वान्टिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन उसने मतलब पूछा है, इंटू टाइम कितना है, 20 सेकेंड है। तो उसको सोल्व लेते हैं, 10
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, अपना एक्सीलरेशन निकाल लोगे। अब उसने क्या पूछा था, उसने फोर्स पूछा था, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। मास कितना है, वो 7000 किलोग्राम था, और एक्सीलरेशन कितना है, वो 40 था। 7 4 जा 28, 000 और 0 इतने न्यूटन आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स आ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल आपको करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू 28। अच्छा, एक्सीलरेशन तो मेरे पास एक्सीलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। हमारा क्या आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। कैसे हमने कुछ, हाँ देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर होने की वजह से ये थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में जल्दी मतलब हो जाती है। देखो उसमें गलती है, इसमें आपको कुछ वो ज़्यादा नहीं करना है। ए कितना है, ए 20 था, और टाइम ए आपको पता नहीं था, और टाइम कितना था, 20 का स्क्वायर था, तो 20 इंटू 20 आपका आ जाएगा। तो 20 से 20 आपका क्या कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर भी हम अपना ए वापस से रख देंगे, जो कि ए मेरा कितना था 2, तो 7 2 14, 000 इतने न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी थोड़ा आपको ध्यान से करनी है। कोई वैल्यू जैसे फॉर्मूला जैसे यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूले में जो जिसका अगर स्क्वायर करना है तो वो भी ध्यान से करना है। बाकी ये आपका सोल्यूशन है, आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। बाकी न्यूमेरिकल करने का यही एक तरीका होता है, सबसे पहले जो मैथमेटिकल चीज़ है वो लिखना शुरू कर दो, फिर जो भी उसमें फॉर्मूला आपको लग रहा है कि ये वाले फॉर्मूले से जो वैल्यूज़ दी हुई है और जो वैल्यूज़ आपको निकालनी है, इन दोनों के बीच में कौन सा बेस्ट रिलेशन वाला आपका फॉर्मूला लग रहा है वो आप सीधा लगा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अ स्टोन इज ऑफ साइज ऑफ 1 kg, मतलब उसने दिया हुआ है मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, इज थ्रोवन विद अ वेलोसिटी, मतलब उसको थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उसको फ्रोजन सरफेस पर फेंका गया ऑफ लेक एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, मतलब वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो कि 50 मीटर, और बाद में जाके वो किस चीज़ में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। अगर वो रेस्ट में आ रहा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अब देखो यहाँ पर जो जितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगी होगी, जितनी फोर्स इस ऑब्जेक्ट में होगी उतनी फोर्स इसको रोकने के लिए लगानी होगी। मीन्स बेसिकली हमें क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्स आती है। बेसिकली हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर मेरे को दो चीज़ चाहिए होगी, एक तो मास और एक दूसरा मेरे को चाहिए एक्सीलरेशन। अब मास तो मेरे पास क्या है, जो कि आता है 1 kg, बट मेरे पास एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन मैं निकाल लूँगा कैसे, मेरे को पता है ए दिया हुआ है मेरे को, ए तो नहीं दिया हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए हम फॉर्मूला लगा लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ था, हम ये वाला मतलब कि जो इक्वेशन है वो नहीं लगा सकते, बेस्ट रहेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये कैसे पता चलेगा कौन सी हमें लगानी है, तो सिंपल आप जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है जो आपको निकालनी है, उन दोनों के बीच में जो बेस्ट रिलेशन बैठ रहा है वो आपको फॉर्मूला लगाना होता है। अब देखो v तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सीलरेशन आपको निकालना है, और डिस्टेंस आपका कितना था 50। ये इधर आके क्या हो जाएगा, अब देखो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 400 माइनस का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 इंटू 2 100 ए, 2 0 से 2 चली जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। देखो यहाँ पर माइनस का 4 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि जो एक्सीलरेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही है, लूज कर रही है। तो ए की वैल्यू में इसलिए आपका माइनस का साइन आया। माइनस के साइन का बेसिकली एक फिजिकल मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, आपकी ए की वैल्यू क्या आई 4, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 न्यूटन। आप यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा सकते हो। अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपको लास्ट में लिखना होगा इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन आता है। आंसर मैच कर लेते हैं, आपका सिंपल 4 न्यूटन माइनस 4 वही, और आपका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ईजी है, ऐसा कुछ इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन दे ही रखे। बाकी कहीं पर अगर आपका डाउट आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देख लेना, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा के चलूँगा। मेरे को पता है आपको कहाँ पर कौन सी बात समझानी है और किस बात को कितना डीपली और किस बात को कितना सरफेस लेवल पर समझाना है। ठीक है, उसने बोला 8000 किलोग्राम इंजन, एक मतलब कि ट्रेन का इंजन है जो कि 8000 किलोग्राम का है, पुल्स 5 वैगन, वो मतलब कि 5 डब्बों को खींचता है, ईच ऑफ 2000 kg, मतलब कि हर एक का वेट 2000 kg आता है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चलता है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट इतना, मतलब कि इंजन क्या करता है, देखो हम मास लिख लेते हैं, मास ऑफ इंजन जो आता है वो
1000 kg आपका आता है। और जो वैगन का मास है, मास ऑफ वैगन इज इक्वल टू आपका 2000 kg, जो कि आपके क्या आते हैं 5 वैगन आते हैं। इफ़ द इंजन एक्सर्ट, इंजन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एफ इज इक्वल टू आपका 40,000, मतलब कि 40,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। देन एंड द ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन, और ट्रैक्स कितना ऑफर फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5000 न्यूटन आपका इतना आ रहा है। देन कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले द नेट, इस चीज़ को मैं नीचे ही लिख लेता हूँ जो मैंने वैल्यूज़ लिखी थी। हाँ जी, ये आपकी चीज़ आ गई सारी। अब देखो यहाँ पर क्या आया था मेरे पास चीज़, सबसे पहले द नेट एक्सीलेशन, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, द नेट एक्सीलेशन फोर्स, तो नेट एक्सीलेशन निकालना है। अब एक्सीलेशन किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पर नेट एक्सीलेशन निकालना है। नेट एक्सीलेशन का मतलब कि जो टोटल जो मास है वो भी मेरे को टोटल मास लेना होगा, और जो टोटल जो फोर्स है वो मेरे को उसकी वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पर देखो जो आपका फोर्स है, अब यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो आपका जो इंजन लगा रहा है वो, और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इस पर आपका लग रहा था 40,000, ये आपका आ गया, जो इंजन फोर्स लगा रहा था वो 40,000 फोर्स लगा रहा था, और जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो कितना था, वो आपका 5000 का था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एफ नेट कितने इसके इक्वल हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू जो मेरा 40,000 है उसमें से जब ये मैं 5000 माइनस करूँगा उतना ही तो मेरा एक्चुअल फोर्स लग रहा है, इंजन जो इंजन है उतना ही तो एक्चुअल फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 35,000 न्यूटन, मेरा क्या आ जाएगा जो एक्चुअल फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो मास है, टोटल मास कितना है, देखो इंजन का भी मास है, साथ साथ आपकी क्या है जो वैगन्स लगे हुए हैं उनका भी मास आता है। तो इंजन का मास तो आपका आता है 8000 किलोग्राम, और जो वैगन है, वैगन का एक का मास है 2005 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू आपका 2000 आप कर दोगे, जो कि वैल्यू आ जाएगी 5 टू 10, 10,000 प्लस 8,000 जो कि आ जाएगा 18,000 किलोग्राम, 18,000 किलोग्राम, ये आपका क्या आ गया, मास आ गया। तो वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम में होता है, मास कितना है, मास आपका क्या आता है 18,000 आपका आता है, इंटू एक्सीलरेशन कितना है 35 इंटू मतलब 35 न्यूटन आपका ये आता है। इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पर एफ इजिकल टू 3.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा उसने क्या पूछा था, सिर्फ फोर्स, अच्छा उसने सिर्फ नेट एक्सीलेशन फोर्स, द नेट एक्सीलेटिंग फोर्स, उसने सिर्फ आपसे फोर्स पूछा था, तो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, सिंपल, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपल इतना कि नेट एक्सीलेशन फोर्स कितना लग रहा है वो आपका मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें से माइनस कर दोगे। अब यहाँ पर अगर वो एक्सीलेशन पूछे तो आप फिर अपना फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको बताया था, एफ इजिकल टू एम ए वाला, ठीक है, शायद वो ये चीज़ आगे पूछे। द एक्सीलेशन ऑफ द ट्रेन, हाँ देखो उसने ट्रेन का एक्सीलेशन पूछ लिया, तो वही आपका एफ इजिकल टू आप क्या लगाओगे, एम में। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट देख लेते हैं, देखो मास, टोटल मास तो ये आ गया था, ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि आपका क्या आ जाएगा 1.9 इंटू ये आ जाएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। मास कितना था मेरा, मास जो टोटल आ गया था मेरा फोर्स, हाँ रुको उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या था, एम ए था। टोटल फोर्स कितनी लग रही थी 35,000, ठीक है। मास कितना था, मास मेरा था आई थिंक हाँ 18,000 किलोग्राम, इंटू एक्सीलरेशन ए की वैल्यू, तो 35,000 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ रही है इज इक्वल टू 1.1 ए इज इक्वल टू 1.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, एक्सीलरेशन निकाल लोगे, जो कि मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जब कर रहा था आपको ये तरीका बता दिया था। तो ये सिंपल सा आंसर आता है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब कि बेसिकली जो वैगन 1 है वो वैगन 2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है। अब देखो यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, मैं आपको यहाँ पर ये मतलब इस तरीके से समझा देता हूँ। देखो फोर्स ऑन वैगन 1 ऑन वैगन 2 कैसे लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो एम ए ही होता है। अब यहाँ पर जो मास लेना है वो मास किस चीज़ का लोगे, अब देखो यहाँ पर जो वैगन 1 लगा रहा है वो किसकी वजह से लगा रहा है, वैगन 1 तो आपका इंजन के साथ ही है, तो जो आपके जो मास आ जाएगा वो किस चीज़ का आ जाएगा, वो इंजन का सिंपल मास आ जाएगा। और एक्सीलरेशन तो कितना है, एक्सीलरेशन तो पूरी ट्रेन का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जो कि आपने अभी निकाला था, जो कि आता है 1.95। इसको आप सोल्व कर लोगे, आपके पास किसकी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम सोल्व करेंगे, जो की वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन अ वैगन 2। बेसिकली कंसेप्ट आपका क्या लगा है, वैगन 1 आपका सबसे पहले था, ये वैगन 2 था, ये वैगन आपका 3 था, तो और ये आपका क्या हो गया, इंजन हो गया। तो ये वाला जो वैगन है W1, ये W2 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जितना जो आपका मास होगा उतना ही तो फोर्स मतलब कि पीछे लगेगा, मतलब F इज इक्वल टू बेसिकली
ma। तो जितना मास इस वैगन 1 को खींचने में लग रहा है उतना वापस से मतलब वैगन 2 पर लगेगा, वैगन 1 वैगन 2 पे लगाएगा, वैगन 2 ऐसे ही 3 पर लगाएगा। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ, मतलब उसने दिया हुआ है मास कितना दे दिया 1500 kg। वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब वहाँ पर जो उसका नेगेटिव एक्सीलरेशन होना चाहिए 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये इतना उसमें एक्सीलरेशन होना चाहिए और उस बॉडी को स्टॉप करना है। स्टॉप का मतलब v की वैल्यू क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को यहाँ पर क्या निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेसिकली आपको पता है f किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो मास कितना है बॉडी का, वो 1500 है, ठीक है 1500। और आपको यहाँ पर क्या लगाना है, a यूज़ करना है। अब a किसके इक्वल होता है, a बेसिकली होता है v माइनस का u बाय t। अब यहाँ पर आपको देखो t तो कहीं नहीं दिया हुआ, तो t की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर मतलब लेकिन टी की वैल्यू का करेंगे क्या, हमारे पास एक्सीलरेशन दिया हुआ था तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस का 1.7 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 15 × 17 आ जाएगा 2550 माइनस का इतने न्यूटन। तो इतनी आपकी क्या आ गई, फोर्स आ गई। मतलब ये तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मास मूविंग विद द वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p = mv के इक्वल होता है। तो mv आपका d वाला आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यूजिंग द हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन, मतलब एक हॉरिजेंटल फोर्स यूज कर रहे हैं, F = 200 न्यूटन फोर्स आपकी यूज हो रही है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर, मतलब कि हमें एक वुडन कैबिनेट ब्लॉक करना है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी रहनी चाहिए। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, आप कहते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, मतलब कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स आपकी कितनी लगेगी, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, वो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर मतलब एक्सीलरेशन आपका क्या हो रहा है, कुछ भी एक्सीलरेशन में चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली जितनी आपकी फोर्स आपका क्या लगा रही है, बट उसने चेंज हुआ ना, वी टेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, what is the friction force that will be exerted on the, उतना मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स आपकी कितनी लगेगी। तो अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और आपका f किसके इक्वल होता है, F = ma के इक्वल होता है। तो मास अगर आपका कुछ भी एक्सीलरेशन अगर 0 है तो वहाँ पर आपकी फोर्स की वैल्यू मीन्स जो टोटल आपका मोशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 ही होगा। मतलब कि जो नेट फोर्स आएगी वो 0 आएगी। और अगर आपकी नेट फोर्स इक्वल आ रही है, मतलब f जो नेट है, जो टोटल फोर्स है वो अगर 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी ही फोर्स आपको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, जैसे लगा आप कितनी फोर्स रहे हो, 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो 200 न्यूटन ही आपकी क्या लग रही होगी, 200 न्यूटन ही आपकी फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आता है। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आता है, हियर द हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी 200, सो फॉर द नेट फोर्स इज टू बी 0, मतलब नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, होगी। तो 200 शुड बी अप्लाइड ऑन द कैबिनेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और यही आपका क्या करेगी, फ्रिक्शन फोर्स का काम करेगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, हर एक का मास 1.5 kg है, मतलब कि एक m1 है जो कि 1.5 kg है और दूसरा आपका m2 है जो कि भी 1.5 kg आता है, ठीक है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक टुगेदर, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मास m1, इसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2 आती है। कुछ टाइम बाद जाके ये क्या कर देते हैं, आपस में कोलाइड कर जाते हैं। तो इसकी मास तो m1 ही रहेगा, इसका मास m2 रहेगा, बस इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ v वैल्यू हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो 2.5 और इसकी भी 2.5 दे रखी है। विच दे स्ट्राइक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन होने के बाद उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। देखो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन होता है और जो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ पर दो बॉडी है तो दो बॉडी का दो मोमेंटम, मतलब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, पहले कोलिजन से पहले देखें तो m1 u1 होगा और दूसरी बॉडी m2 u2 आपका होगा। ऐसी अगर हम आफ्टर द कोलिजन दोनों का मोमेंटम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, m1 v1 प्लस का
ये क्या आ जाएगा m2v2, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। मतलब कि जो ये तो हमारा टोटल क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल आ गया बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम, ये हमारे पास क्या आ गया आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम। और जो टोटल बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होते हैं दोनों बॉडी के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। देखो m1 कितना है, m1 मेरे पास क्या आता है 1.5 इंटू u1 कितना है, वो 2.5 आ जाता है, प्लस ऐसी m2 कितना है, वो भी 1.5 है, और u2 कितना आ जाता है, वो भी मेरा 2.5 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से टकराए हैं, तो जो उनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो भी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर m1 प्लस का m2 इंटू वी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से अब एक और चीज़ आप देख लो, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, इधर से भी मैं जो ये दोनों बॉडी का मास कितना था 1.5 था ना, हाँ, दोनों बॉडी का जो मास है ये मैं मतलब अलग से कॉमन ले सकता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा, नहीं मास नहीं, मैं वेलोसिटी कॉमन लेता हूँ। वैसे तो वेलोसिटी भी है 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इंटू m1 कितना था 1.5 प्लस का 1.5 इंटू वी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको उधर लेके आ जाते हैं 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, और बीच में प्लस आएगा 1.5 प्लस का 1.5 इज इक्वल टू वी। ये सिंपल आपको सोल्व करना है। तो मतलब पूरा जो क्वेश्चन था वो सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से आपका आता है। चलो सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 आपका आ जाएगा 2.5, और नीचे का आ जाएगा 1.5 1.5 3 आपका आ जाएगा। तो नीचे हटा के 0 लगाएंगे, 15 1 15 2 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू वी। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना ही आ रहा है। हाँ मतलब वैल्यू तो ये आ रही, बट हाँ मतलब कि उसने फाइनल क्या पूछा था, फाइनल उसने पूछा हुआ था व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, मतलब कंबाइंड दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 2.5 मीटर पर सेकंड। अब एक ऑब्जेक्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या थे एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव करेगा, 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव करेगा। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों को मतलब कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा। और उसने पूछा था टोटल वैल्यू बतानी है, तो टोटल वैल्यू 2.5 प्लस का माइनस का 2.5 जब हम सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 0 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप अपन क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज मासिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रक को जाके मूव कर रहे हैं, मतलब उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब कि वो ट्रक मूव नहीं कर रहा है। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट टू अपोजिट फोर्स इक्वल फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है, देखो आपके पास एक यहाँ पर क्या हुआ था, एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो उस पर आपने क्या लगाई, कुछ फोर्स जाके लगाई। अब आपने ट्रक पर फोर्स लगाई वो, बट वो जो ट्रक है वो मूव नहीं करा। तो एक स्टूडेंट ने एक स्टेटमेंट दे दी, मतलब उसने एक केस बता दिया कि जितना फोर्स मैं ट्रक पर लगा रहा हूँ उतना ही जो फोर्स है वो ट्रक क्या है मेरे पर लगा रहा है। इस वजह से दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट हो गए और ट्रक मूव नहीं करा। अब उसने कमेंट ऑन दिस लॉजिक एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो जो स्टूडेंट का जो लॉजिक आ जाता है वो रॉन्ग लॉजिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू माइनस का F2। यस, जो फोर्स है वो एक्शन हैवी एक्शन है, वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मींस जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप पर तो लग रही है, बट वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रही है। कैसे? जैसे जैसे आपकी बॉडी का मास m1, आपकी एक्सीलरेशन a1 और उसकी बॉडी ट्रक का मास m2 और उसका एक्सीलरेशन a2। ठीक है, जो ट्रक का मास है वो आपके मास से बहुत ज़्यादा है, उस वजह से उसमें जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो अप्रोक्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका मास क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आप मतलब कि जितनी मर्जी जान लगा लो, जितना मर्जी एक्सीलरेशन लगा लो अपने से, आप क्या हो जाओगे, इसके इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो मतलब कि यहाँ पर जो इसने मतलब कि स्टेटमेंट दी है कि दोनों फोर्सेज एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, उतना मतलब कि उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लगा हुआ है, उसका मास इतना ज़्यादा है कि हमें क्या करना होगा, उसको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स क्या होगी, लगानी पड़ेगी, तब वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लॉजिक देंगे, द लॉजिक इज नॉट करेक्ट बिकॉज टू इक्वल फोर्सेज डोंट कैंसल आउट ईच अदर ओनली द केस, मतलब कि वो कैंसल आउट करेंगी बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर वो सेम बॉडी पे एक्ट करे, मतलब कि एक बॉडी
पर इधर से फोर्स एक्ट कर रही है, एक इधर पर, तब ये कैंसिल आउट करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑफ डिफरेंट बॉडी, और एक्शन एंड रिएक्शन वो तो हमेशा डिफरेंट बॉडी पर लगती है। तो मैं एक्शन तो ट्रक पर लगा रहा हूँ, ट्रक मेरे पर रिएक्शन लगा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कभी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मेरा मास और जो ट्रक का मास है वो बहुत ज़्यादा अलग आता है। दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर व्हेन द मासिव ट्रक इज पुश्ड देन द ट्रक मे नॉट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज नॉट सफिशिएंट। मतलब कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी सफिशिएंट नहीं उसको मूव करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मतलब कि 200 ग्राम की एक आपकी हॉकी बॉल है जो कि ट्रैवलिंग, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u = 10 मीटर पर सेकंड आती है। इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 आपका kg आपका मास आ जाएगा, ठीक है। चलो, इज स्टक बाय द हॉकी, मतलब कि उसको हॉकी से स्टिक किया, सो टू रिटर्न इट ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी इतना, मतलब कि वो मतलब कि इस, जैसे कि इस डायरेक्शन में आपकी हॉकी की जो बॉल है वो जा रही थी, इसको वापस से हिट किया गया, जो ताकि ये अपनी जो जिस तरफ से ये आ रही थी उस तरफ ये जाना शुरू कर दे, ठीक है। विद द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में हमें चेंज निकालना है, अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन द हॉकी, मतलब कि मोमेंटम में चेंज निकालना है। तो देखो मैं इसको सिंपल करके बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है और क्या निकालना है, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल देना है। मतलब कि जो आपको मोमेंटम में चेंज आएगा वो आ जाएगा P2 माइनस का P1। तो देखो P2 क्या होता है, ये हो जाएगा M2, और रुको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूँगा, हाँ ये आ जाएगा P डेल्टा P = P2 माइनस का P1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो जो दो बॉडी का जो मास है वो तो सेम ही रहेगा, तो ये m, और पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी v, और ये आ जाएगा m, और ये हो जाएगी वेलोसिटी u, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। m तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा v माइनस का u। मास कितना था, मास मेरा कितना था 200/1000, 1000 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि किलोग्राम में चेंज कर लिया, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 5 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10। चलो इसको 2 0 से 2 0, और ये आ जाएगा 2/10 इंटू, या फिर इसको 0.5 ही लिख लो, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 5 में से 10 जाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 5, तो 5 2 10, जो कि आ जाएगा 10 1 बेसिकली 1 माइनस का 1, इतने यूनिट आएगी। मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो -1 आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर आ गया मोमेंटम -1 नहीं, हमारा -3 आ रहा है। किस तरीके से हमने कुछ गलती की है क्या? -5 वेलोसिटी इन अपोजिट, क्वेश्चन देखें, ओरिजिनल पाथ, so it will return to along original path with the velocity 5 meter per second. Calculate the moment change in momentum. हाँ एक छोटी सी गलती कर दी, देखो P = मतलब कि डेल्टा P m v माइनस का u तो होगा ही, बट मास तो देखो आपका 0.2 ही है, बट जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अब जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना होगा। तो ये -5 माइनस का 10 होगा, तो ये आपका फिर 0.0 इंटू माइनस का 15 होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आएगी। ये हम अपना यहाँ पर साइन रखना बस थोड़ा भूल गए थे, उस वजह से हमारी गलती हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बुलेट ऑफ मास, जो बुलेट का मास आता है MB का जो मास आता है वो 10 ग्राम आपका आता है। उसको उसकी इनिशियल विद वेलोसिटी इतना, जो उसकी वेलोसिटी आती है वो आपकी आती है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, जैसे कि एक आपकी बुलेट आई थी स्टेशनरी ब्लॉक पर उसने किया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम कितना लगा रेस्ट में आने के 0.03 सेकेंड, ठीक है, इतना टाइम उसको लगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, मतलब यहाँ पर हमें बेसिकली एक डिस्टेंस निकालना है, साथ साथ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और बेसिकली मेरे को फोर्स निकालना है। देखो एस में कैसे निकालता हूँ, S = ut प्लस का हाफ, एक्सीलरेशन नहीं है तो ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे v² = u² प्लस का 2as, ठीक है जी। चलो S है मेरे पास, नहीं S नहीं है, और एक्सीलरेशन भी तो नहीं है ना मेरे पास, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए हम पहले अलग से निकाल लेंगे, ए हम अलग से निकाल लेते। ए का मतलब क्या होता है, v माइनस का u/t, ठीक है। एक्सीलरेशन मेरा वहाँ से निकल जाएगा। फिर हाँ टाइम तो है ही मेरे पास, तो मैं ये यूज़ करूँगा ना, हाँ देखो हम यूज़ करेंगे S = ut प्लस का हाफ at²। S कितना है वो निकालना है, u कितना है वो 150 है, और टाइम कितना है वो आपका
0.03 आता है, प्लस का हाफ इंटू एक्सीलेशन दिया हुआ है, एक्सीलेशन आपको नहीं दिया हुआ, इसको थोड़ा सा इधर रखो, ठीक है। एक्सीलेशन आपको नहीं दिया हुआ बट हम निकाल सकते हैं, बट हमारे पास इसका कोई और शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा। हम अगर ये यूज़ करें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, बट एक्सीलेशन हमें यहाँ पर भी चाहिए होगा और एक्सीलेशन नहीं दिया हुआ, तो पहले हम एक्सीलेशन ही निकाल लेंगे। एक्सीलेशन क्या आ जाएगा 150 माइनस का 0 अपॉन 0.03, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना आता है 0.03, बट ये काफ़ी कैलकुलेटिव सा हो गया। मैं सोच रहा हूँ इसका मतलब कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए जिससे डायरेक्टली मतलब ऐसे सॉल्व हो जाए, और कुछ तो शायद इसमें नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कुछ अगर शॉर्टकट मेथड मिलता है। एफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 15 3 जा 45 अपॉन 10 प्लस का 150, ये आ जाएगा 150 अपॉन 0, नीचे आ जाएगा 3 और 00 ऊपर 3 5 जा 15, 5000 इंटू हाफ, ये आ जाएगा 2500 इंटू 0.03 का काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन चली जाएगी, तो आ जाएगा 0.0009, ठीक है। पॉइंट हटा के चलो 0 भी लगा देंगे, नीचे 4 0 4, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 4.5 प्लस का ये आ जाएगा 25 इंटू आ जाएगा 0.09, बट फिर भी इतना कैलकुलेटिव नहीं हुआ। चलो बस आपको हमें क्या करना है, फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो देखें मतलब कि मेथड में देखें कि किस तरीके से, हाँ पहले एक्सीलेशन निकाला हुआ है, ए अलग से निकाला हुआ है, और फिर क्या किया हुआ है, मैग्नीट्यूड, हमें क्या निकालना था, बेसिकली हमें फोर्स निकालना था, नहीं डिस्टेंस भी तो निकालना था ना, हमें कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन, तो s इज इक्वल टू एस निकालना है। ये सॉल्यूशन इसमें पूरा नहीं है, चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। हाँ तो यहाँ से हमारा s निकल जाएगा, ये मेरा क्या निकल जाएगा, s इज इक्वल टू 4.5 प्लस का 25 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175, तो ये आ जाएगा 175 जो कि 1.75 आएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 का 5 12 2 क्या ये 4 5 6 6.25 मीटर, इतना मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड उसने क्या पूछा था, फोर्स, तो F की इक्वल टू किस इक्वल होता है, F इक्वल टू ma के इक्वल होता है। मास कितना है, मास मेरे पास कितना है 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 ग्राम 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी आई थी वो मैंने यहाँ पर इसको अलग से सोल्व करके निकाल लेंगे। एक्सीलेशन मेरे पास आया था 2500 आया था ना, एक्सीलेशन मेरे पास आया था 3000 नहीं 5000, जो कि कैसे निकलेगा, देखो एक्सीलेशन बेसिकली सिंपल है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। v कितना है, v 0 है, नहीं v 150 माइनस का 0 माइनस का 150 अपॉन 0.03, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज करना होगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, इतना मेरे पास क्या आ गया, एक्सीलेशन आ गया। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इस f की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट से मेरा क्वेश्चन आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास मैथमेटिकल एक ही मैथमेटिकल चीज़ होगी, दूसरी ये वाली, ठीक है। उसने कहा कोलाइड्स विद एंड स्ट्राइक टू आ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, मतलब जाके वो वुडन ब्लॉक पे टकराता है। ओ मास 1 kg, मतलब कि जो वुडन ब्लॉक का मास है वो 5 kg आता है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, मतलब वो साथ में मूव करने लगते हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ इस तरीके से हुआ, पहले ये ऑब्जेक्ट था, ये इस पर जाके टकराया, फिर ये जो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे और मूव करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर उसमें आगे पूछा हुआ कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये आपको निकालनी है। चलो देखो किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपका जो टोटल मोमेंटम होता है P1 इज इक्वल टू P2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ पर टोटल स्टार्टिंग में क्या होगा, m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2, ये आपका क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी टोटल मोमेंटम्स की। तो m1 किसका आ गया, जो आपकी जो बॉल थी या क्या था, ऑब्जेक्ट था, वो उसका मास कितना था, वो 1 kg था, इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
जो दूसरा बॉडी का मास था, जो मास था उसका 5 kg था, मतलब 5 kg का वुडन ब्लॉक था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो 0 थी। क्यों? क्योंकि वो तो एक जगह पर रखा हुआ था। इज इक्वल टू जो बाद में जो मास आ जाएगा, बाद में जो ऑब्जेक्ट है मास तो सेम ही रहेगा 1, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हमको नहीं पता, वो हमने v ऐसे v हमने मान ली, ठीक है। ये v मेरी आ गई। मास 2 मतलब कि जो सेकंड बॉडी है उसका मास कितना था, वो 5 था, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो मैं इसको भी क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ। बस बेसिकली मेरे को ये सोल्व करना है। चलो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, v कॉमन ले लूँगा और ये आ जाएगा 5 प्लस का 1, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6v, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 10/6, और इसको हम लिख सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप मतलब कि 1.67 इसमें डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वेलोसिटी, मतलब कि उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, मतलब u उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 8 मीटर पर सेकंड, और इसको टाइम लगा ये करने में 6 सेकंड उसको लगी, और जो बॉडी का मास है वो 100 kg आता है, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इक्वल टू mv के इक्वल होता है। मास कितना है, मास तो बॉडी का 100 ही रहेगा। v वेलोसिटी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 5, तो ये आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और जो ये p1 था, और p2 किसके इक्वल आ जाएगा, p2 इक्वल टू mv। मैं मास कितना था, मास तो 100 ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 8, और ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द, फोर्स निकालना है। देखो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, 800 माइनस का 500 इज इक्वल टू 300 न्यूटन। इतने मेरे पास क्या आ गया, जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है, मोमेंटम में चेंज पर यूनिट, हाँ मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, आपको टाइम से डिवाइड करना होगा, टी तो 300 अपॉन टाइम कितना लगा था उसको 6, तो 6 5 30, तो आपका 15 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ये आपका बेसिकली सिंपल, रुको मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन करके लिख देता हूँ। हाँ फ्लो में ना कभी जब न्यूमेरिकल होने लगता है तो फ्लो में बहुत तेज़ हाथ चलने लगता है। तो 300 ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टी कितना था आपका 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, इतना आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। उसने बोला है कि आपके पास क्वेश्चन है कि अख्तर, किरण एंड राहुल, 3 बच्चे हैं, वर राइडिंग इन अ मोटर कार में राइड कर रहे हैं, डेट वॉज मूविंग इन अ हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेसवे, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सप्रेसवे पर। व्हेन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड, एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, विंडशील्ड पर हिट करता है, एंड गोट स्टक इन द विंड स्क्रीन, मतलब जो सामने का शीशा है उस पर वो स्टिक कर मतलब अटक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टिंग पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, मतलब कि वो इस सिचुएशन पर बात करने लगे। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मीन्स जो कौन किसने बताया ये बात, ये आ गया किरण ने कहा कि जो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ है इस इंसेक्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू आर मोटर कार। फिर बात आती है, अख्तर से डेट द सिंस द मोटर कार मूविंग विद द लार्ज वेलोसिटी, जो मोटर कार है वो लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। और अख्तर ने ये बात, अख्तर का नाम भी कर देते हैं, अख्तर ने बात ये कही कि जो मोटर कार है वो एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इस वजह से जो इंसेक्ट है उस पर क्या लगा होगा, एक लार्ज फोर्स लगा होगा। एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाई, और इस वजह से इंसेक्ट जो है वो डाई भी हो गया। राहुल वाइल पुटिंग द एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट द बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन द मोमेंटम। और यहाँ पर जो राहुल है वो क्या कहता है, एक नई स्टेटमेंट देता है कि दोनों का जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है वो सेम ही हुआ है। कमेंट ऑन दीज सजेशन, मतलब कि तीनों के सजेशन हैं वो आपको बताने हैं। अब देखो यहाँ पर जो तीनों ने बात की है, सबसे पहले किरण ने क्या बात की थी, किरण ने कहा था कि जो इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और एज़ कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार ये कम हुआ है। और अख्तर ने बोला था कि जो मोटर कार बहुत लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इस वजह से जो फोर्स है इंसेक्ट पर वो बहुत ज़्यादा
लगा हुआ है। और राहुल ने क्या कहा था, राहुल ने कहा था कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम, दोनों पर सेम फोर्स लगी होगी और दोनों पर चेंज इन मोमेंटम भी सेम लगा होगा। तो यहाँ पर जो राहुल की बात है वो बिल्कुल सही आती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम वही कंसेप्ट आपका लगता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से आता है। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द राहुल इज करेक्ट एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, तो दोनों को आपस में कोलाइड करेंगे तो दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल ही, जितना इक्वली बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम आपस में इक्वल होगा। इस वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो इक्वल ही आएगा, बट वो हमें इंसेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो बोथ द इंसेक्ट एंड द मोटर कार एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द सेम चेंज इन मोमेंटम, दोनों में चेंज मतलब सेम ही हुआ है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ अ मास, देखो डम्बेल का आपको मास दिया हुआ है, ट्रांसफर टू द फ्लोर वी फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 मीटर, टेक इट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू 10, मतलब कि आपको बताना है कि कितना मोमेंटम क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र होगा अगर आपका एक बॉडी का मास है, मास बॉडी का है 10 kg और वो किसी h हाइट मतलब 80 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कि यह बॉल ऊपर से 80 सेंटीमीटर हाइट से क्या करती है, नीचे गिरती है, तो यहाँ पर जाके आपका कितना मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो P2 माइनस का P1 आपको निकालना है। तो ये सिंपल सा आपका चीज़ें आती हैं। चलो फाइनल मतलब सॉल्यूशन की तरह से ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ द डंबल जस्ट बिफोर टचेस द ग्राउंड, तो P इज इक्वल टू MV, P किसके इक्वल होता है, हमारा MV के इक्वल होता है, मतलब हम देखने वाले हैं कि जस्ट वो जब ग्राउंड को टच करेगी तब, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हम V इज इक्वल टू U प्लस का 80 से निकाल सकते हैं। हमारे पास टी नहीं है ना, हाँ, तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे, हम यूज़ कर लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a, ऐसे ही हम यूज़ कर लेंगे। एक्सीलरेशन की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, ग्रेविटेशन की वैल्यू लेंगे, क्योंकि वो बॉडी फ्री फॉल में हो रही है। तो P इज इक्वल टू MV, P मतलब मास तो उसका वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी 4, तो उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ये मेरे पास सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, पूरा जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो आपके इस तरीके से आ जाते हैं। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे जहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मेरे को जो क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है वो मेरे को बता सकते हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो इस तरीके से हमारे पास पूरा चैप्टर आ जाता है। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हमने पूरी जो एनसीईआरटी थी, उसके पहले केमिस्ट्री के चैप्टर, फिर अपने जो फिजिक्स के चैप्टर है उनको सबको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप भी अपना जो मतलब कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है, बेसिकली जो आपको काम दिया जाता है वो आप अपना अच्छे से करते रहें। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड जस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो रिवीजन सीरीज है उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।